चैप्टर 11 विद्या का बचपन का राज और पैशनेट किस। अब तक हमने पढ़ा। दिया हॉल के पास ही पहुंची थी कि उसे बालकनी में कोई खड़ा नजर आता है और दिया कहती है वो तो युवान यहाँ है। दिया बालकनी की तरफ चली जाती है और पीछे से करते हुए कहती है आई मिस्ड यू सो मच बेबी, स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। अब आगे। दिया उसे कसकर पीछे से हग करके खड़ी थी और वो लड़का पलटकर कहता है बेबी मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, विंकिंग फेस। दिया बेबी वर्ड सुनकर खुश हो जाती है और अपना चेहरा उठाकर सामने देखती है और गुस्से से लाल हो जाती है पाउटिंग, और चिल्लाते हुए कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सामने खड़ा इंसान एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है वही जो तुम कर रही थी। दिया उसको मारने के लिए हाथ उठाती है तो वो एक झटके से दिया का हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए कहता है नो बेबी सोचना भी मत। दिया कसम साते हुए कहती है अबीर लीव मी, पाउटिंग। अबीर डेविल स्माइल विद हॉर्न्स की तरह स्माइल करते हुए कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो तुम मेरी बाहों के आगोश में ठीक से आई भी नहीं हो और छूटने की बात कर रही हो, दैट्स नॉट गुड। दिया अबीर के हाथ में काट लेती है तो अबीर के मुंह से आह निकल जाती है और वो दिया का हाथ छोड़ देता है। दिया अबीर को धक्का देते हुए खुद से दूर कर देती है और कहती है अपनी हद में रहो। अबीर शेमलेसली स्माइल करते हुए कहता है हाय तुम्हारी अदा देखकर हद में ही तो नहीं रहा जाता है, इतने हॉट गर्ल को सामने देखकर कौन ही अपनी हद में रहेगा, दिल फाया। दिया जलती हुई निगाहों से अबीर को घूरते हुए कहती है तुम्हारा हिसाब तो मैं जल्दी चुकता करूंगी, सो जस्ट वेट एंड वॉच। अबीर अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है हाय अपनी अदाओं से ही जान ले लोगी तो हिसाब कैसे चुकता करोगी, जाने मन। दिया झल्लाते हुए अपना पैर पटककर वहां से एक नज़र कॉरिडोर की तरफ देखती है जहां से होते हुए युवान के रूम की तरफ जाते हैं, देखती है और फिर कहती है इस अबीर के चक्कर में मैं युवान से मिल भी नहीं पाई, कोई बात नहीं लंच टाइम मिल लूंगी। दिया अपने रूम में चली जाती है तो अबीर भी अपने रूम की तरफ चला जाता है। युवान का रूम तारांकन। विद्या सारा सामान जमीन पर रखकर देख रही थी। बॉक्स को खोलकर विद्या देखती है, बॉक्स में उसके ढेर सारे फोटोज हैं और एक ज्वेलरी बॉक्स भी है। विद्या अपने सारे फोटोज को देखते हुए थोड़ी इमोशनल लाउडली क्राइंग हो जाती है क्योंकि हर एक फोटो में उसके माँ बाबा उसके साथ थे। किसी में जय जी ने विद्या को गोद में उठाया हुआ था तो किसी में सुप्रिया जी विद्या को खाना खिला रही थी। हर एक फोटो में छुपी हुई वो यादें अभी किसी फिल्म की तरह विद्या के दिमाग में घूम रही थी। विद्या एक एनवलप को खोलती है, उसमें लेटर प्रेम पत्र था। विद्या उस लेटर प्रेम पत्र को खोलकर पढ़ने लगती है। डिग्री योजक चिन्ह ग्रेटर देन रिबन। मेरी प्यारी बच्ची विद्या, मुझे नहीं पता कि ये सच में कभी तुम्हें बता पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरी बच्ची, मैंने और सुप्रिया ने तुम्हें दिल से अपनी बेटी माना है। भले ही हमने तुम्हें जन्म ना दिया हो लेकिन तुम हमारे जीने की वजह हो, तुम भगवान का दिया वो तोहफा हो जो शायद मेरे पिछले जन्म के किसी पुण्य को करने पर मुझे मिला है। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी 1000 सवाल उमड़ रहे होंगे कि आखिर तुम हमें मिली कैसे, और तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारे असली माँ बाप कौन है। इतने सालों तक हमने तुमसे ये सच्चाई क्यों छुपाई, और ना जाने कितने सवाल आ रहे होंगे। मैं सारे सवालों का जवाब इन प्रेम पत्र के रक्त समूह को देना चाहता हूँ। रिबन ग्रेटर दैन डिग्री। विद्या आगे दूसरा लेटर पढ़ती है। विद्या तुम जब 7 साल की थी तब मुझे मिली थी। मैं और सुप्रिया वाराणसी गए थे। शादी के बहुत सालों बाद भी हमें कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए सुप्रिया और मैं वाराणसी गए थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें एक पंडित जी ने बताया कि यहाँ जो कोई भी अपनी मुराद लेकर आता है सबकी मुराद पूरी होती है। मैं और सुप्रिया तो बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि हमें अपने जीने का सहारा मिल जाए, और शायद उस दिन हमारी जुबान पर सरस्वती जी का वास था, इसलिए उसी दिन तुम हमें मिली। मैं और सुप्रिया आसपास घूम रहे थे। वाराणसी जाने के बाद अजब सा सुकून मिल रहा था। हम दोनों यूं ही घूमते हुए वाटरफॉल देखने गए हुए थे। उस दिन पता नहीं वाटरफॉल बहुत खूबसूरत दिख रहा था। बारिश हो रही थी जिससे वाटरफॉल में पानी बहुत तेजी से बह रहा था। सुप्रिया मेरा हाथ पकड़कर हल्का सा वाटरफॉल में बच्चों की तरह झुककर छप छप कर रही थी। तभी पहाड़ से एक आदमी नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी।
वाटरफॉल से पानी बहुत तेज से बह रहा था और वो आदमी किसी तरह स्विम करते हुए किनारे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। वहां खड़े किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई जाकर उस आदमी की मदद करे। पानी का बहाव बहुत तेज था और वो आदमी किसी तरह पानी में से निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे भी स्विमिंग नहीं आती थी, इसलिए मैंने आसपास देखकर एक पेड़ की डाल उसकी तरफ कर दिया और वो आदमी किसी तरह एक हाथ से अपनी बच्ची को पकड़कर और एक हाथ से पेड़ की डाल पकड़कर किनारे की तरफ आने लगा, लेकिन बच्ची को पकड़कर अपने साथ लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने कहा, प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लो। सुप्रिया उसका दर्द देखकर कहती है, रोने लगी और खुद ही आगे जाने लगी, तो मैंने जल्दी से उसे रोका और खुद आगे बढ़ गया। भले ही मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन पता नहीं उस वक्त मुझमें कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी और मैं पानी में कूद गया। वो आदमी बहुत बुरी हालत में था, उसके सिर से और पूरे शरीर से खून बह रहा था और उसने अपने सीने से अपनी बच्ची को बहुत कसके पकड़ रखा था। मैं पानी में कूद गया तो वो आदमी जल्दी से अपनी बच्ची को मेरी तरफ कर देता है और मुझे ऊपर जाने में मदद करने लगता है। पानी का बहाव तेज रफ्तार पकड़ रहा था, ऐसे में मैं बहुत मुश्किल से उस छोटी सी बच्ची को लेकर ऊपर चढ़ा। पानी की रफ्तार इतनी बढ़ गई थी कि आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो आदमी तब से पानी में हाथ पैर चलाते हुए थक गया था और उसके शरीर में इतनी चोट आई थी कि अब उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं उस बच्ची को लेकर ऊपर चढ़ गया तो बस मुझे उसकी इतनी ही आवाज़ आई, मेरी बच्ची का ख्याल रखना प्लीज़। मैंने जब पलटकर देखा तो पानी के साथ ही वो आदमी भी बह रहा था और बहुत दूर तक जा चुका था। सुप्रिया ने जल्दी से मेरे हाथों में उस बच्ची को देखा और कहा, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। जय जी और सुप्रिया जी उस बच्ची को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर उस बच्ची का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर बताते हैं कि उस बच्ची के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है, तो शायद हो सकता है कि वो पुरानी सारी बातें भूल सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन हमें खुशी हो रही थी, क्योंकि अब हमें उस बच्ची को अपने साथ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ घंटों बाद उस बच्ची को होश आता है और फिर वो सुप्रिया को देखकर कहती है, वो कौन है? सुप्रिया कुछ कहती उससे पहले डॉक्टर उस बच्ची से बातें करते हुए उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछते हैं। वो छोटी सी बच्ची अपने हाथों से अपने सिर को पकड़कर कहती है उसे कुछ याद नहीं है और उसका सर बहुत दुख रहा था, दर्द से उसका सिर फटा जा रहा था। तभी सुप्रिया उस बच्ची को अपने गले से लगा लेती है और उसे शांत कराने लगती है। थोड़ी देर में वो बच्ची शांत हो जाती है तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करके मैं और सुप्रिया तुम्हें झूठ कह देते हैं कि वो हमारी बच्ची है। फिर हम उसका नाम विद्या रखते हैं और वाराणसी से लौटने के बाद हम शहर छोड़ देते हैं और यहाँ पुणे आ जाते हैं। विद्या बेटा, मुझे पता है कि हमने गलत किया तुमसे सच छुपा के, लेकिन हम उस वक्त थोड़े सेल्फिश हो गए थे, इसलिए हमने तुमसे सच छुपाया और तुम्हारी हालत इतनी नाजुक थी कि हम सच बता ही नहीं पाए। हो सके तो हमें माफ कर देना। तारांकन तारांकन। विद्या ये सारी बातें पढ़कर रोने लगती है और उसके हाथ से लेटर नीचे गिर जाता है। विद्या रो रही थी तभी उसकी नज़र एक छोटे से एनवलप में जाता है और विद्या उसे खोलकर देखने लगती है। एनवलप में एक छोटा सा पेंडेंट था और एक ब्रेसलेट भी था। विद्या पेंडेंट को देखती है, ये पेंडेंट हार्ट शेप में बना हुआ था, जिसे खोलने पर विद्या को उसमें फोटो मिलता है। उसमें फैमिली फोटो था, आदमी महिला लड़की, एक आदमी औरत और उनके बीच में एक छोटी सी क्यूट सी लिटिल गर्ल थी। विद्या खुद को पहचानते हुए कहती है, ये मेरे माँ बाबा हैं। विद्या अब ब्रेसलेट देखती है जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन में YR का लोगो बना हुआ था। चेरी रिबन और YSCR रिबन चेरी। विद्या YR देखकर फिर से सोचने लगती है, आखिरकार ये YR है कौन जो बार बार उसकी जिंदगी में आ जाता है। टिल्ड टिल्ड टिल्ड। अब ये सब सोचते हुए विद्या का सिर दर्द से फटा जा रहा था। आखिर कैसे उसके पापा पानी में गिर गए थे? आखिर किसकी बेटी है विद्या? पता नहीं क्या क्या राज छुपा है विद्या के अतीत से। विद्या यही सब सोच में गुम थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और युवान अंदर आता है। युवान को देखकर पता नहीं विद्या को क्या हुआ और वो दौड़कर जाकर युवान के सीने से लग जाती है।
युवान अभी बस दूर को ओपन करके अंदर ही आया था, वो ठीक से सामने देख भी नहीं पाया था और विद्या का यूं गले लगाना युवान को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि विद्या रो रही है तो युवान विद्या को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, हे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। विद्या कुछ नहीं कहती है, बस रोती रहती है। युवान विद्या को चुप कराने की बहुत कोशिश करता है लेकिन विद्या चुप ही नहीं हो रही थी। अब युवान को इरिटेशन महसूस हो रही थी। युवान विद्या को खुद से अलग करने लगता है तो विद्या युवान को कसकर पकड़ लेती है और सिसकते हुए कहती है, प्लीज थोड़ी देर और मुझे होल्ड करो ना, प्लीज। युवान को विद्या की आवाज में दर्द महसूस हो रहा था। युवान विद्या को अपनी बाहों में भर लेता है तो विद्या कसकर युवान को पकड़ लेती है और रोने लगती है। अब युवान कुछ नहीं कहता है, बस ना चाहते हुए भी विद्या के बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगता है। विद्या की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी और वो बस सिसक रही थी। युवान भी फैक्ट्री वाली प्रॉब्लम से बहुत परेशान था लेकिन विद्या के ऐसे गले लगाने से उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती है और उसके चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। विद्या बहुत देर तक युवान के सीने से लगकर रोती है। उसे अभी युवान के करीब रहकर अपनेपन का एहसास हो रहा था। विद्या को ऐसा फील हो रहा था कि अभी भी कोई है जो उसे रोने के लिए कंधा देने वाला है। विद्या युवान से थोड़ी देर में अलग होने लगती है तो युवान कहता है, क्या हुआ मिसेस रायचंद, अब नहीं रहना मेरी बाहों में, विंकिंग फेस। युवान ने टीजिंग टोन में कहा था जिसे सुनकर विद्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जाने लगती है तो युवान उसे पीछे से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, वेल अभी अभी किसी को मेरी बाहों में रहना था। विद्या अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हैवान। विद्या के मुंह से हैवान वर्ड सुनकर युवान जल्दी से विद्या को दूर से सटा देता है और उसे घूरने लगता है। विद्या अपना थूक गटकते हुए कहती है, सॉरी पेंसिव फेस हैवान, मेरे कहने का मतलब युवान विद्या को आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता है और बहुत पैशनेटली किस थ्रोइंग किसेस करने लगता है। विद्या भी बिना युवान को रोके हुए खड़ी थी। युवान विद्या को डीप किस थ्रोइंग किसेस करने के बाद कहता है, नेक्स्ट टाइम अगर हैवान कहा तो हैवानियत दिखाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। युवान विद्या को देखकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है तो विद्या की आंखें बड़ी हो जाती है। फेयरफुल फेस। चैप्टर 12। युवान, तुम ना दुनिया के सबसे बेशर्म इंसान हो। चैप्टर 12। अब तक हमने पढ़ा। विद्या अपना थूक गटकते हुए कहती है, सॉरी पेंसिव फेस हैवान, मेरे कहने का मतलब युवान विद्या को आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता है और बहुत पैशनेटली किस थ्रोइंग किसेस करने लगता है। विद्या भी बिना युवान को रोके हुए खड़ी थी। युवान विद्या को डीप किस थ्रोइंग किसेस करने के बाद कहता है, नेक्स्ट टाइम अगर हैवान कहा तो हैवानियत दिखाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। युवान विद्या को देखकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है तो विद्या की आंखें बड़ी हो जाती है। फेयरफुल फेस। अब आगे विद्या कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम। युवान विद्या को देखकर कहता है, अपने कपड़े उतार रहा हूँ, विंकिंग फेस। विद्या जल्दी से अपने हाथों से अपने फेस को कवर करते हुए कहती है, तुम वॉशरूम में जाकर चेंज नहीं कर सकते। युवान कहता है, नहीं, मुझे न अपनी वाइफ के सामने ही चेंज करना है, इफ चेंज करते वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो। विद्या युवान को अपनी एक आंख खोलकर घूरते हुए कहती है, युवान, तुम ना दुनिया के सबसे बेशर्म इंसान हो। युवान कहता है, वो तो मैं हूँ, फिलहाल तुम मेरी हेल्प करो शावर लेने में। युवान की बात सुनकर विद्या का मुंह खुल जाता है, हश्ड फेस। युवान मन ही मन हंस रहा था विद्या की हालत देखकर, लेकिन वो अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाते हुए कहता है, व्हाट, ऐसे क्यों शॉक्ड फ्लश्ड एक्सप्रेशन दे रही हो। नाउ आई एम योर हस्बैंड, और हर वाइफ का फर्ज होता है अपने हस्बैंड को खुश रखने का, अपने हस्बैंड की हर एक बात मानने का, सो लेट्स गो। युवान विद्या का हाथ पकड़कर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है तो विद्या अपने शॉक्ड स्टेट से बाहर आती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, प्लीज युवान, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज छोड़ दो मुझे। युवान जाते हुए रुक जाता है और विद्या को देखकर कहता है, तुमने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं है। विद्या सुबह से अभी तक की सारी बातें याद करते हुए अपने मन में कहती है, क्या मैं इसे सब बता दूं? नहीं, इसे लगेगा कि मैं कहानी बना रही हूँ,
मैं इसे झूठ बोल देती हूँ लेकिन मुझे तो झूठ बोलना ही नहीं आता है। अब क्या करूँ? कह देती हूँ कि किसी ने मुझे खाने के बारे में पूछा ही नहीं। विद्या ये सब सोच ही रही थी कि युवान विद्या के हाथ पर अपनी पकड़कर मजबूत करते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं बताओ? विद्या अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहती है, वो मैं रूम से बाहर गई थी लेकिन इतने बड़े से घर में मैं घूम फिर के वापस इसी रूम के पास आ गई और नीचे जा ही नहीं पाए। युवान कहता है, दिमाग खराब है तुम्हारा या बचपन में सिर पर चोट लगी थी जो कुछ ज्यादा ही गहरी थी? विद्या कहती है, तुम्हें कैसे? युवान दूर को खोलकर एक साइड दिखाता है और कहता है, ये दिखाई दे रहा है। विद्या हाँ में सिर हिलाती है तो युवान कहता है, पढ़ी लिखी तो हो ना? विद्या कहती है, हाँ मैं लास्ट ईयर में 6 महीने बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। युवान कहता है, तो फिर अपने दिमाग का यूज क्यों नहीं करती हो? यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉल फॉर सर्विस तो कॉल नहीं कर सकती थी। विद्या बस अपना सिर झुका लेती है तो युवान उसी से कॉल करता है और लंच लाने के लिए कहता है। युवान विद्या को देखकर कहता है, थोड़ी देर में लंच आ जाएगा, बाहर जाओ और हॉल से लंच को लेकर आ जाना। विद्या कहती है, तुम कहाँ? विद्या इतना बोलकर अपनी जीभ अपने दांतों से काट लेती है क्योंकि युवान अभी जहाँ जा रहा था वहाँ जाने से बचने के लिए ही तो विद्या ने भूख लगने का नाटक किया था और अब वही पूछ रही है कि युवान कहाँ जा रहा है। मतलब कुछ भी। युवान टेढ़ी स्माइल करते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े चीज़ें पर पड़ती है और वो चिढ़ते हुए कहता है, ये सब क्या बच्चों की तरह फैला करके रखा है, साफ करो इस। मुझे डस्ट और अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो नेक्स्ट टाइम ऐसे मुझे दिखना नहीं चाहिए तुम्हारी चीज़ें यहाँ वहाँ फैली हुई। गॉट इट? पाउटिंग। विद्या जल्दी से वो सारी चीजें उठाते हुए सॉरी पेंसिव फेस कहती है तो युवान उसे इग्नोर करके युवान वॉशरूम में चला जाता है। युवान के जाते ही विद्या युवान की एक्टिंग करते हुए कहती है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। स्मक हैवान कहीं का, खुद तो कभी साफ सफाई की नहीं होगी, बड़ा आया मुझे बोलने वाला। मैं खुद अपने घर की सफाई करती थी और मुझे भी चीजें फैलाने का कोई शौक नहीं है। स्मक। थोड़ी देर में विद्या बाहर से लंच लेकर आती है और फिर कुछ सोचकर युवान का वेट करने लगती है। युवान थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता है और किसी से कॉल पर बात करने लगता है। विद्या युवान को देखकर अपने मन में कहती है, इस हैवान को इतना भी क्या काम होता है, एनी टाइम तो फोन में लगा हुआ ही रहता है। स्मक, पता नहीं किससे इतनी देर तक बात करता है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, ये किसी से भी बात करे, मुझे क्यों बुरा लग रहा है? उसका मून जिससे चाहे बात करे, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? हैवान कहीं का हूँ। स्मक। विद्या ये सब अपने मन में बोल रही थी तभी उसके पास युवान आता है और कहता है, तुम खा क्यों नहीं रही हो? युवान की आवाज़ सुनकर विद्या होश में आती है और जल्दी से कहती है, वो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। युवान कहता है, मेरा इंतजार कर रही थी? विद्या हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, यहाँ तुम्हें मेरे और तुम्हारे अलावा कोई और नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हारा ही वेट करूंगी। युवान कहता है, कुछ ज्यादा ही मुंह नहीं चलता है तुम्हारा। विद्या जल्दी से बर्तनों से ढक्कन हटाते हुए कहती है, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? युवान कुछ सोचते हुए विद्या के बिल्कुल करीब बैठ जाता है और विद्या का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, भूख तो बहुत जोर की लगी है। विंकिंग फेस। विद्या कहती है, हाँ तो खाओ ना, वेट किसका कर रहे हो, इतनी सारी किस्म किस्म की सब्जियां हैं देखो। विद्या खाने की ट्रे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। विद्या खाने का बाइट लेते हुए कहती है, खाओ। युवान विद्या को देखकर कहता है, तुम खा लो, मैं अपनी भूख तुम्हें खा के मिटा लूंगा। विद्या खाते हुए खांसने लगती है तो युवान टेढ़ी स्माइल करते हुए कहता है, वो मिसेस रायचंद सिर्फ बोलने से ये हालत, बट हम तो पहले ही एक हो चुके हैं। युवान ने इतना ही कहा था कि विद्या जल्दी से कहती है, वो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। युवान कहता है, हाँ बोलो। विद्या कहती है, तुमने मुझसे शादी क्यों की है? युवान के चेहरे पर एक्सप्रेशन सपाट हो जाता है और वो विद्या को घूरने लगता है तो विद्या जल्दी से कहती है, वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो तुमने उस रात जो भी हुआ उसके बाद तुमने मुझे अपनी जिंदगी से जाने क्यों नहीं दिया, और ऊपर से तुमने मुझसे शादी भी कर ली।
युवान विद्या को घूरते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगा था कि एक रात बिताने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? विद्या हैरानी से युवान को देखने लगती है और धीमी आवाज में कहती है, उस रात तुमने जो किया। विद्या इससे आगे कुछ कहती उससे पहले युवान विद्या को पकड़कर सोफे पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर गुस्से से भरी डरावनी आवाज में कहता है, तुम खुद चलकर मेरे पास आई थी तो मुझे ब्लेम करने की कोशिश भी मत करना। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान आगे कहता है, अब तुम मुझसे जुड़ चुकी हो और अब तुम और तुमसे जुड़ी सारी चीज़ों पर मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। तो मुझसे दूर जाने के और मरने के बारे में सोचना छोड़ दो। गॉट इट? पाउटिंग। विद्या युवान को देख रही थी। अभी युवान बहुत डरावना लग रहा था और उसकी आंखें आग उगल रही थी। युवान विद्या का चेहरा अपने हाथ में पकड़ लेता है और विद्या की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब मेरी बातें ध्यान से सुनो क्योंकि मुझे अपनी बातें रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विद्या युवान को देखकर कुछ कहने के लिए अपने होंठों को खोलती है तो युवान अपनी उंगली उसके होंठों पर रख देता है और घूरते हुए कहता है, कोई मेरी बातों को पूरा होने से पहले कुछ कहे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। विद्या अपनी पलकें झपकाते हैं युवान को देखने लगती है तो युवान डेविल स्माइल विद हॉर्न्स स्माइल के साथ कहता है, गुड, इसी तरह मेरी हर बात मानने की आदत डाल लो। युवान आगे कुछ कहता उससे पहले युवान के रूम का दूर खुलता है और उसके कानों में आवाज गूंजती है, युवान बेटा। युवान अपनी नानी माँ की आवाज सुनाई देती है और वो झटके से विद्या से अलग हो जाता है। विद्या भी सोफे पर से उठ जाती है और शर्म से लाल चेहरे को झुका लेती है। कुमुदिनी जी स्माइल करते हुए युवान और विद्या को देख रही थी। युवान अपनी नानी माँ को देखकर जल्दी से अपना फोन उठाता है और जल्दी से रूम से निकल जाता है। कुमुदिनी जी विद्या को देखकर कहती है, विद्या बेटा यहाँ आओ। विद्या कुमुदिनी जी के पास चली जाती है। कुमुदिनी जी विद्या को देखकर कहती है, बेटा बैठो। विद्या चुपचाप कुमुदिनी जी के पास वाले सोफे पर बैठ जाती है तो कुमुदिनी जी विद्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहती है, विद्या बेटा एक बात कहूँ, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारी और युवान की शादी के पीछे क्या मकसद है, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, तारांकन तारांकन तारांकन, दो लोगों का मिलना इत्तेफाक हो सकता है लेकिन एक ऐसे रिश्ते में जुड़ने जो जन्मों जन्मों का अटूट बंधन होता है, ये इत्तेफाक नहीं किस्मत की बात होती है तारांकन। विद्या को कुमुदिनी जी की बात सुनकर अजीब सा एहसास होता है। कुमुदिनी जी कहती हैं, विद्या तुम लंच कर लो, फिर मैं तुम्हें घर के बाकी सदस्यों से मिलवाती हूँ। विद्या हाँ में सिर हिला देती है तो कुमुदिनी जी उसे लंच करने के लिए कहती है। विद्या लंच करती है और कुमुदिनी जी के साथ नीचे हॉल में चली जाती है। कुमुदिनी जी हॉल में पहुंची ही थी कि घर के अंदर ढेर सारे बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में तरह तरह के गिफ्ट के बॉक्सेस लेकर अंदर आ जाते हैं और उन्हें देखकर कुमुदिनी जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विद्या सब हैरानी से देखने लगती है। तभी मेन दूर से एक उम्रदराज आदमी जो दिखने में ही पावरफुल इंसान लग रहा था, उसके चारों ओर गॉड्स मौजूद थे और उसके हाथ में एक बॉक्स था और वो स्माइल करते हुए अंदर आता है। वो आदमी अंदर आता है और कुमुदिनी जी को बॉक्स देते हुए कहता है, आई लव दो दिल यू मेरी जान। कुमुदिनी जी स्माइल करते हुए वो बॉक्स ले लेती है और फिर खुश होते हुए कहती है, रघबीर आप इतनी जल्दी आ गए, आप तो रात में आने वाले थे ना? वो आदमी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ रात में आने वाला था, लेकिन क्या करे, आपकी इतनी याद आ रही थी कि हमने जल्दी से अपना काम निपटाया और आपके पास आ गए। दो दिल। कुमुदिनी जी स्माइल करने लगती है तो वो आदमी आगे बढ़कर कुमुदिनी जी को अपनी बाहों में भर लेता है और कुमुदिनी जी के माथे पर किस थ्रोइंग किसेस करते हुए कहता है, हमने आपको बहुत मिस किया। कुमुदिनी जी भी कहती हैं, मैंने भी, रिबन के साथ दिल। विद्या उन दोनों को देखकर समझ गई थी कि ये जरूर युवान के नाना जी होंगे। विद्या उन दोनों को देखकर स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है, कितना प्यार है इन दोनों में। कुमुदिनी जी अपने पति जी से अलग होती है और कहती हैं, रघबीर देखिए इस बार युवान ने हमारी शादी की सालगिरह पर हमें क्या तोहफा दिया है। रघबीर जी कहते हैं, क्या तोहफा दिया है? कुमुदिनी जी विद्या का हाथ पकड़कर आगे करते हुए कहती है, खुद ही देख लीजिए। रघबीर जी विद्या को देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, आखिरकार आपने इस बार अपनी बात मनवा ही ली।
विद्या झुककर रघुबीर जी के पैर छूने लगती है तो रघुबीर जी विद्या को रोकते हुए प्यार से कहते हैं, हमारे घर की बेटियां पैर नहीं छूती हैं। विद्या उन्हें देखने लगती है तो रघुबीर जी विद्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हमेशा खुश रहो। विद्या उन्हें देखकर स्माइल करती है। इतने में वहां पर अमायरा, ऋषित, अबीर, दिया सब आ जाते हैं और रघुबीर जी से मिलने लगते हैं। कुमुदिनी जी अपने हाथों का बॉक्स रूम में रखने के लिए एक मेड को आवाज देती है तो दिया जल्दी से कहती है, दादी माँ इस लड़की विद्या को दे दीजिए ना, ये भी तो सर्वेंट ही है। दिया की बात सुनकर अमायरा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, डायन। चैप्टर 13 आई एम योर हस्बैंड। अब तक हमने पढ़ा। कुमुदिनी जी अपने हाथों का बॉक्स रूम में रखने के लिए एक मेड को आवाज देती है तो दिया जल्दी से कहती है, दादी माँ इस लड़की विद्या को दे दीजिए ना, ये भी तो सर्वेंट ही है। दिया की बात सुनकर अमायरा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, डायन। अब आगे। अमायरा आगे बढ़कर दिया को कुछ कहती उससे पहले वहां पर एक कड़क आवाज गूंजती है, वो सर्वेंट नहीं है, शी इज माई वाइफ। सब आवाज की डायरेक्शन में देखते हैं तो युवान सीढ़ियों के ऊपर अपनी जलती हुई निगाहों से दिया को घूर रहा था, मानो दिया को अपनी आंखों से ही जलाकर राख कर देगा। विद्या को युवान के मुंह से वाइफ शब्द सुनकर बहुत खुशी हो रही थी और वो युवान को देखने लगती है। दिया चौंकते फ्लश्ड हुए कहती है, व्हाट फेयरफुल फेस, तुमने शादी कर ली। अबीर दिया को शॉक्ड फ्लश्ड देखकर डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल कर रहा था। हर्षित और अमायरा दिया की हालत देखकर मन ही मन हंस रहे थे। दिया की बात सुनकर युवान दिया को इग्नोर करते हुए विद्या के पास पहुंच जाता है और विद्या के कंधे पर हाथ रखकर उसे एक हाथ से हग करते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम मेरी वाइफ को सर्वेंट कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारी मेहमान हो। वहां मौजूद हर शख्स युवान के गुस्से से वाकिफ था, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा था। दिया के आंखों में आंसुओं ने जगह ले ली थी और वो युवान को देखकर कहती है, युवान तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। युवान कहता है, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। दिया कहती है, मैं तुम्हारे इंतजार में इतने सालों से हूँ और तुम किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हो। युवान की भावे तन जाती है और वो दिया को घूरते हुए कहता है, क्या मैंने कहा था कि मेरा इंतजार करो। दिया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बस नम आंखों से युवान और विद्या को एक साथ देखकर जल भून जाती है और दौड़ते हुए अपने रूम में चली जाती है। कुमुदिनी जी को दिया के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि युवान ने कभी भी दिया में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। ऐसे में युवान का इंतजार करना दिया की बेवकूफ़ी थी। कुमुदिनी जी को परेशान देखकर रघुबीर जी कुमुदिनी के कंधे पर हाथ रख देते हैं तो कुमुदिनी जी जबरदस्ती स्माइल करते हुए उन्हें देखने लगती है। युवान विद्या को देखकर कहता है, लेट्स गो। वो दोनों रूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी युवान को देखकर विद्या कहती है, वो नानी माँ ने मुझे किसी से मिलवाने के लिए नीचे लाया था। युवान रुक जाता है और कुमुदिनी जी को देखने लगता है तो कुमुदिनी जी विद्या के पास आती है और कहती है, बेटा मैं तुम्हें इनसे मिलवाना चाहती थी। विद्या सामने देखती है, हर्षित और अबीर खड़े थे। कुमुदिनी जी अबीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये मेरी नंद का पोता है अबीर सिंघानिया। अबीर को अच्छे से पता था कि युवान को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसकी चीजों को कोई हाथ लगाए, इसलिए अबीर अपने हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। विद्या भी उसे देखकर स्माइल करती है तो युवान के माथे पर नसें उभर आती है। कुमुदिनी जी हर्षित की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये मेरी बहन का पोता है हर्षित मल्होत्रा। हर्षित भी बस स्माइल करते हुए हेलो करता है। अमायरा खुश होते हुए कहती है, भाभी मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैं हर्षित भाई की और युवान भाई की इकलौती बहन हूँ, अमायरा मल्होत्रा। विद्या स्माइल करती है और दिया जिस डायरेक्शन में गई थी उस डायरेक्शन की तरफ देखने लगती है तो कुमुदिनी जी कहती हैं, वो मेरे भाई की पोती है दिया गोयनका। विद्या बस स्माइल कर देती है तो युवान बिना देरी किए विद्या का हाथ पकड़ता है और कुमुदिनी जी को देखकर कहता है, नानी माँ मुझे अपनी वाइफ से बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो आप इससे बाद में बात कर लीजिएगा, ओके। कुमुदिनी जी कुछ कहती उससे पहले युवान विद्या को तेज कदमों से अपने रूम की तरफ ले जाता है।
कुमुदिनी जी युवान को जाते हुए देखकर कहती है, इसे देखकर कोई कहेगा कि कल तक ये किसी लड़की से मिलना नहीं चाहता था और आज शादी हो गई है तो अपनी बीवी को एक पल के लिए नहीं छोड़ रहा है। रघुबीर जी कहते हैं, मेरी जान ये तो अच्छी बात है कि अब हमारे घर में जल्दी बच्चों की किलकारियां गूंजने वाली हैं। अमायरा कहती है, ये कील कल ये क्या होता है? हर्षित अमायरा के सिर पर हल्के से चपत मारते हुए कहता है, किलकारियां मतलब बच्चों की प्यारी आवाज सुनने को मिलेगी। सब अमायरा को देखकर हंसने लगते हैं। हैश युवान का रूम तारानकन। युवान विद्या को रूम में लाकर खड़ा कर देता है और घूरते हुए कहता है, ये क्या था? विद्या कहती है, क्या था? युवान विद्या का हाथ पकड़कर कहता है, तुम मेरे अलावा किसी और लड़के को देखकर कैसे मुस्कुरा सकती हो? विद्या चौंकते हुए कहती है, व्हाट फेयरफुल फेस, मतलब? युवान विद्या को घूरते हुए कहता है, अभी तुम नीचे अबीर को देखकर स्माइल क्यों कर रही थी? विद्या का दिमाग खराब हो चुका था युवान के ऐसी बातें सुनकर, इसलिए वो गुस्से में युवान को धक्का देते हुए कहती है, मैं किसी को देखकर हंसूं रोऊं तुम्हें क्या? युवान विद्या को अपनी जलती हुई निगाहों से देखने लगता है और विद्या को दीवार से सटाते हुए कहता है, आई एम योर हस्बैंड और तुम मेरे अलावा किसी को भी नहीं देख सकती हो। युवान की लाल आंखों को देखकर एक पल के लिए विद्या सहम जाती है। विद्या सलाइवा गटकते हुए कहती है, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते हो? युवान डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ कहता है, नो बेबी, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तड़पा के मारूंगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच, तुम्हारी मरने की तमन्ना को भी पूरा करूंगा। विद्या युवान को देखकर कहती है, मुझे तड़पा के तुम्हें क्या मिलेगा? युवान विद्या के चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए कहता है, सुकून। विद्या की आंखों में नमी आ जाती है और वो नम आंखों से युवान को देखने लगती है तो युवान विद्या से अलग हो जाता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर बालकनी की तरफ चला जाता है। विद्या वहीं बैठ जाती है और बिना आवाज किए रोने लगती है। थोड़ी देर बाद विद्या उठती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। युवान बालकनी में बैठकर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। विद्या अपना फोन निकालती है और गौरव को कॉल करने लगती है, लेकिन गौरव का कॉल नहीं लगता है तो विद्या बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर में विद्या गहरी नींद में चली जाती है। टाइम स्किप, रात का वक्त। युवान रूम में आता है और देखता है कि विद्या आराम से सो रही है। विद्या को ऐसे देखकर युवान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो विद्या के पास चला जाता है और विद्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, विद्या उठो, डिनर करने के लिए जाना है। विद्या युवान की छुवन महसूस करके तुरंत उठ जाती है। युवान विद्या को देखकर कहता है, फ्रेश होकर आ जाओ, डिनर करने जाना है। विद्या बिना कुछ कहे वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में युवान और विद्या दोनों रूम से बाहर जाते हैं तो युवान कुछ सोचकर कहता है, रुको। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान विद्या को देखकर कहता है, यहाँ साइड में लाइट तारानकन देख रही हो? विद्या हाँ में अपना सिर हिलाती है तो युवान कहता है, इसे फॉलो करके तुम हॉल तक पहुंच सकती हो। विद्या अब गौर से लाइट तारानकन को देखती है तो वो लाइट तारानकन सच में बिल्कुल लाइन से लगे हुए थे, मानो रास्ता बना रहे हों। युवान और विद्या डिनर करने नीचे चले जाते हैं और डिनिंग टेबल पर दोनों अगल बगल में ही बैठ जाते हैं। विद्या किसी को नहीं देखती है, बस चुपचाप अपना डिनर करती है। अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सब चुपचाप अपना डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। युवान और विद्या जब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं तो कुमुदिनी जी कहती हैं, विद्या बेटा, कल सुबह हमें आश्रम जाना है तो तुम सुबह जल्दी उठ जाना। विद्या हाँ में सिर हिला देती है और युवान के पीछे पीछे अपने रूम में चली जाती है। युवान अपने रूम में पहुंचता है और कपड़े चेंज करके बेड पर लेट जाता है। विद्या भी अपने कपड़े चेंज करके बेड के पास आती है और कुछ सोचकर बेड पर से पिलो उठाकर जाने लगती है तो युवान अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कहाँ जा रही हो? विद्या अपनी जगह पर ही रुक जाती है और पलटकर युवान को देखकर कहती है, वो सोफा। युवान विद्या को घूरते हुए कहता है, अब हमारे बीच ऐसा कुछ बाकी नहीं रह गया है कि तुम्हें ये ड्रामा करना पड़े, चुपचाप बेड पर सो जाओ। विद्या कुछ सोचती है और सोफे पर जाकर लेट जाती है। युवान को विद्या से ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो बेड पर से उठता है और सोफे के सामने खड़ा हो जाता है।
विद्या युवान को अपने सामने खड़ा देखकर डर जाती है, लेकिन फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। युवान विद्या को अपनी गोद में उठा लेता है तो विद्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो युवान को देखने लगती है। युवान विद्या को बेड पर लाकर पटक देता है और जल्दी से विद्या के ऊपर आ जाता है। विद्या अब थर-थर कांप रही थी। युवान विद्या को देखकर कहता है, आइंदा से मेरी किसी भी बात को इग्नोर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विद्या अपने मन में कहती है, तुमसे बुरा कोई ही भी नहीं सकता है, हैवान कहीं के। युवान विद्या के चेस्ट पर अपना सिर रखकर सो जाता है। विद्या को युवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो हिलने डुलने लगती है तो युवान अपनी आंखें खोलकर विद्या को घूरते हुए कहता है, अगर अब तुम एक बार भी हिली तो मैं आज रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा, समझी? पाउटिंग। विद्या युवान को देखने लगती है तो युवान विद्या के चेस्ट पर अपना सिर रख देता है और विद्या को हग करके सो जाता है। विद्या भी बेबसी से युवान को घूरते हुए सो जाती है। अगली सुबह तारांकिन। विद्या की नींद जल्दी खुल जाती है और उसे अपने ऊपर भार महसूस होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है, युवान अभी भी आधा विद्या पर चढ़ा हुआ था। विद्या कसमसाते हुए युवान को अपने ऊपर से हटाने लगती है तो युवान की नींद खुल जाती है और वो विद्या को देखकर कहता है, क्या है? विद्या कहती है, नानी माँ ने जल्दी उठने के लिए कहा था। युवान को भी याद आता है कि आज तो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए युवान भी जल्दी से उठ जाता है और कहता है, तुम रेडी हो जाओ। विद्या वॉशरूम की तरफ चली जाती है। युवान किसी को कॉल करके कहता है, कहाँ हो? ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी आओ। युवान कॉल कट करता है और बालकनी की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में विद्या रेडी होकर रूम में आती है। उसी वक्त युवान भी किसी से कॉल पर बात करते हुए रूम में एंटर करता है और दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा जाती है। युवान विद्या को देखने लगता है। विद्या ने अभी ग्रीन कलर की डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में कड़ा, बालों को खुला रखा था, कानों में ईयररिंग्स, होंठों पे लिपस्टिक और आंखों में काजल। विद्या की नज़र युवान पर जाती है। युवान के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं और वो अभी बहुत मासूम लग रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तभी युवान के फोन में दूसरे साइड से कोई कहता है, मिस्टर रायचंद, मिस्टर रायचंद। युवान कॉल की तरफ देखकर कहता है, यस यस मिस्टर राहिल, कहिए। युवान फिर से बातें करने लगता है तो विद्या अपना फोन लेती है और रूम से बाहर जाने लगती है। युवान कॉल कट करता है और जल्दी से विद्या के पास चला जाता है और विद्या को अपनी तरफ खींच लेता है। विद्या इसके लिए रेडी नहीं थी, इसलिए वो युवान के सीने से लग जाती है। युवान विद्या को अपनी बाहों में महसूस करके स्माइल करने लगता है और विद्या युवान से अलग होने लगती है तो युवान कहता है, कहाँ जा रही थी? विद्या कहती है, नानी माँ के पास। युवान विद्या का चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, 10 मिनट रुको, साथ में चलेंगे। चैप्टर 14। नेक्स्ट टाइम अपने हस्बैंड से नजरें हटाई ना तो मैं तुम्हें किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ूंगा। पाउटिंग। विद्या की आंखों में नमी के साथ। अब तक हमने पढ़ा। युवान विद्या को अपनी बाहों में महसूस करके स्माइल करने लगता है और विद्या युवान से अलग होने लगती है तो युवान कहता है, कहाँ जा रही थी? विद्या कहती है, नानी माँ के पास। युवान विद्या का चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, 10 मिनट रुको, साथ में चलेंगे। अब आगे। विद्या मून सुजाते हुए बैठ जाती है तो युवान तुरंत फ्रेश होकर आता है और जानबूझकर अपनी शर्ट की बटन को खोलकर विद्या के सामने खड़ा हो जाता है और विद्या को देखकर कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, हेल्प करो। विद्या कहती है, क्यों? तुम खुद से बटन भी नहीं लगा सकते हो? युवान कहता है, मैं बटन लगा सकता हूँ या नहीं इस बात को पूछने का हक नहीं है तुम्हें। स्माइल विद हॉर्न्स। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इट मीन्स हेल्प मी, वरना। स्माइल विद हॉर्न्स। विद्या ना चाहते हुए भी युवान के शर्ट के बटन बंद करने लगती है, वो भी अपना मुंह दूसरी तरफ करके, जिसे देखकर युवान को बहुत गुस्सा आता है और वो विद्या का जबड़ा अपने हाथ में पकड़कर विद्या का चेहरा अपने करीब करते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम अपने हस्बैंड से नजरें हटाई ना तो मैं तुम्हें किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ूंगा। पाउटिंग। विद्या की आंखों में नमी के साथ साथ गुस्सा और नफरत भी नजर आ रही थी और पता नहीं अब उसके मन में क्या चल रहा था। विद्या युवान के शर्ट के बटन कांपते हाथों से लगा देती है और कोट भी पहना देती है।
दोनों नीचे चले जाते हैं। घर में चहलकदमी हो रही थी और कुछ सीवंत तारांकन सामान लेकर बाहर जा रहे थे। युवान और विद्या कुमुदिनी जी के रूम की तरफ चले जाते हैं। तभी अमायरा उन दोनों को रोकते हुए कहती है, वेट वेट वेट। युवान अमायरा को कुछ कहता उससे पहले उसका फोन रिंग करने लगता है और वो बाहर की ओर चला जाता है। विद्या कहती है, क्या हुआ अमायरा, तुमने वेट करने के लिए क्यों कहा? अमायरा अपना फोन निकालते हुए कहती है, भाभी चलिए मैं आपको इस घर के लव बर्ड्स दिखाती हूँ, स्माइलिंग फेस। विद्या कुछ कहती उससे पहले अमायरा उसका हाथ पकड़कर कुमुदिनी जी के रूम की खिड़की के पास ले जाती है और फिर खिड़की को हल्का सा खोलकर अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके सामने का नज़ारा दिखाने लगती है। कुमुदिनी जी मिरर के सामने रेडी हो रही थी और वॉशरूम का गेट खुलता है और रघुबीर जी अपने दिल पर हाथ रखकर कहते हैं, हाय जानेमन, आपकी खूबसूरती तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, स्माइलिंग फेस। कुमुदिनी जी स्माइल करती हैं तो रघुबीर जी अपने दिल पर हाथ रखकर कहते हैं, तारांकन तारांकन तारांकन, यूं तेरे मुस्कुराने से होते जो हया से गुलाबी गाल, कर देते हैं दिल का हाल बेहाल तारांकन। कुमुदिनी जी कहती हैं, बस बीर आप भी ना, स्माइल। रघुबीर जी एक टक अपनी सांस रोके कुमुदिनी जी को देख रहे थे तो कुमुदिनी स्माइल जी शर्माते हुए कहती है, क्या देख रहे हैं आप? रघुबीर जी कुमुदिनी जी के पास आ जाते हैं और पीछे से हग करते हुए कहते हैं, देख रहा हूँ कि आखिर किस पुण्य के बदले मिली हैं आप, स्माइल। कुमुदिनी जी शर्मा के रघुबीर जी के सीने से लग जाती है तो रघुबीर जी भी कुमुदिनी जी को अपनी बाहों में भर लेते हैं और उनके बालों में किस थ्रोइंग किसेस कर देते हैं। खिड़की से विद्या ये सब फ्लश्ड आंखें फाड़े देख रही थी और अमायरा तो मस्त वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी इंस्टाग्राम में अपलोड करने के लिए। रघुबीर जी और कुमुदिनी जी अलग होते हैं और रघुबीर जी कहते हैं, वेट अ सेकंड, स्माइल स्माइल। रघुबीर जी कबर्ड से एक बॉक्स लेकर आते हैं और अपने हाथों में कुमुदिनी जी के हाथ लेकर कुमुदिनी जी के हाथों में किस थ्रोइंग किसेस करते हुए कहते हैं, तारांकन तारांकन, हैप्पी एनिवर्सरी माय डियर वाइफी, तारांकन तारांकन, स्माइल स्माइल स्माइल। कुमुदिनी जी कहती हैं, आपको भी हमारी शादी की सालगिरह मुबारक हो। रघुबीर जी बॉक्स को खोलते हैं और उसमें से एक ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस सा पेंडेंट निकालकर कुमुदिनी जी को पहना देते हैं। कुमुदिनी जी खुश होते हुए कहते हैं, वाओ फ्लश्ड, ये कितना ब्यूटीफुल है। रघुबीर जी कहते हैं, आपके कम विंकिंग फेस। कुमुदिनी जी कहती हैं, आपको पता है बीर, आप ना दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं, स्माइलिंग फेस। रघुबीर जी कुमुदिनी जी को अपनी बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय बेटर हाफ। कुमुदिनी जी भी कहती हैं, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए कि शादी के इतने लंबे समय के बाद भी आप मुझसे ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे कि शादी से पहले करते थे, स्माइलिंग फेस। रघुबीर जी कहते हैं, हम तो आपको 7 जन्मों तक ऐसे ही प्यार करने वाले हैं, सो बी रेडी माय डियर वाइफी, स्माइल। कुमुदिनी जी कहती हैं, आपके प्यार के लिए 7 जन्म क्या, हम 14 जन्म भी तैयार हैं, विंकिंग फेस। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे तभी अमायरा का फोन नीचे गिर जाता है, जिससे कुमुदिनी जी और रघुबीर जी खिड़की की तरफ देखने लगते हैं। अमायरा जल्दी से वहां से दौड़कर भागती है। विद्या भी शॉक्ड फ्लश्ड स्टेट से बाहर आती है और बिना सामने देखे दौड़ने लगती है और सामने से किसी से टकरा जाती है। विद्या गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और कसकर सामने वाले को पकड़ लेती है। विद्या को एहसास होता है कि वो किसी के मजबूत बाहों में है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है और बस देखती ही रह जाती है क्योंकि सामने युवान विद्या को देखकर स्माइल कर रहा था। विद्या युवान को देख रही थी तभी पीछे से रघुबीर जी और कुमुदिनी जी आकर कहती है, कौन था अभी यहाँ, एंग्री। विद्या जल्दी से युवान से अलग होती है और युवान के पीछे छुप जाती है। युवान कहता है, क्या हुआ नानू? रघुबीर जी कहते हैं, अपनी बीवी से पूछो वो क्या कर रही थी, एंग्री, हमारे रूम की खिड़की के पास। युवान विद्या को देखता है जो उसके पीछे बिल्कुल बच्चों की तरह सिर झुकाकर खड़ी थी, मानो उसने पता नहीं कौन सी गलती कर दी हो और अभी उसे पछतावा हो रहा है, पेंसिव फेस। युवान अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम क्या कर रही थी नानू और नानी माँ के रूम के बाहर, अब बोलो अपना सिर झुकाकर क्यों खड़ी हो, पाउटिंग।
युवान विद्या का चेहरा अपनी एक उंगली से ऊपर करता है तो वो देखता है कि विद्या की आंखों में आंसू थे और वो लाउडली क्राइंग रो रही थी। विद्या सिसकते हुए कहती है, सॉरी पेंसिव फेस नानू, मैं वहाँ थी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लाउडली क्राइंग। कुमुदिनी जी जल्दी से विद्या को गले लगा लेती है और कहती है, विद्या बच्चा ऐसे नहीं रोते, तेरे नानू तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। विद्या जब रघबीर जी को देखते हैं तो वो स्माइल करते हुए कहते हैं, सॉरी बेटा, मैं तो बस ऐसे ही चेक कर रहा था कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो। विद्या कहती है, मतलब आप मुझसे गुस्सा नहीं है। रघबीर जी विद्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। रघबीर जी अब युवान को एक विक्ट्री वाली स्माइल पास करते हैं, स्माइल विद हॉर्न्स। युवान बुरा सा मुंह बनाते हुए विद्या को घूरता है, पाउटिंग। सब ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर कुमुदिनी जी कहती हैं, विद्या बेटा, अभी हम सब अनाथ आश्रम जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। विद्या युवान को देखती है तो युवान कहता है, आंखों ही आंखों में यस कहता है तो विद्या स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है, मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ। युवान भी विद्या के साथ ही रूम में चला जाता है और विद्या को देखकर कहता है, नानी माँ के साथ जा रही हो तो नानी माँ के साथ ही रहना। विद्या हाँ में सिर हिला देती है तो युवान भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुमुदिनी जी, रघबीर जी और विद्या अनाथ आश्रम चले जाते हैं। कुमुदिनी जी और रघबीर जी वहां जाते हैं और सारा सामान बच्चों में बांटने का बोलकर अंदर की ओर चले जाते हैं। विद्या भी बच्चों को देखकर थोड़ा इमोशनल लाउडली क्राइंग हो गई थी, क्योंकि उसने तो 22 साल तक अपने पेरेंट तारानकनस के साथ गुजारे हैं और उनके जाने के बाद उसे इतना दुख हो रहा था कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और इन बच्चों के पास तो जन्म से ही माँ बाबा ने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। विद्या एक बच्चे को देखती है जिसके पैर नहीं थे और वो अपने हाथों से चल रहा था। एक बच्चा बोल नहीं पा रहा था और वो इशारे से अपने दोस्तों को बता रहा था। विद्या सारे बच्चों को देखकर रोने लगती है, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। विद्या कहती है, भगवान ने बच्चों की ऐसी जिंदगी क्यों लिखी है आपने? सबकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम है, इन मासूम से बच्चों की क्या गलती थी जो आपने इन्हें इतनी प्रॉब्लम दी है? विद्या ये सब कह ही रही थी कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। विद्या जब पीछे पलट के देखती है तो सामने वाई रावत स्माइल करते हुए खड़ा था। वाई रावत को देखते ही सारे बच्चे उससे लिपट जाते हैं और भैया भैया करने लगते हैं। वाई रावत उन सारे बच्चों को गिफ्ट तारानकनस देता है और फिर विद्या के पास आकर अपना रुमाल देते हुए कहता है, अपने आंसू साफ कर लो, वरना अगर तुम्हारे नानी सास और नाना ससुर देख लिए तो बहुत सवाल करेंगे। विद्या उसे देखने लगती है और कहती है, तुम हर उस जगह क्यों पहुंच जाते हैं जहां मुझे किसी की जरूरत होती है? वाई रावत अपने पॉकेट में हाथ डालकर कहता है, तारानकन, तारानकन, जरूरत वाली मोहब्बत। विद्या कहती है, व्हाट फेयरफुल फेस। वाई रावत कहता है, शायद भगवान हम दोनों को हमदर्द बनाना चाहते हों, इसलिए हर जगह मैं पहुंच जाता हूं, क्योंकि भगवान मुझे तुम्हारी जरूरत बनाना चाहते हों, दर्द में तुम्हारा गम दूर करने के लिए तुम्हारा पार्टनर बनाना चाहते हों। विद्या को वाई रावत की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये इंसान बोलना क्या चाहता है। वाई रावत विद्या को देखकर कहता है, ओह क्यूटू, तुम सोचती बहुत हो, लुक। विद्या वाई रावत को देखने लगती है तो वाई रावत सामने इशारा करता है। सामने एक बच्चा था जिसकी आंखें नहीं थी और वो स्टिक के सहारे चल रहा था। विद्या कहती है, क्या हुआ? तुमने मुझे उसे देखने के लिए क्यों कहा? वाई रावत कहता है, वो अंधा है, इससे क्या मतलब निकलता है? विद्या कहती है, वो देख नहीं सकता है। वाई रावत कहता है, करेक्ट, वो देख नहीं सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वो बुरे काम भी तो नहीं देख सकता है। जिसे देखकर हमारा खून खोलता है वो लड़का नहीं देख सकता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और हमारी जिंदगी में घटने वाली हर एक चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है। विद्या कहती है, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम का आना। वाई रावत स्माइल करते हुए कहता है, क्यूटू, जिंदगी में प्रॉब्लम का आना इज पार्ट ऑफ लाइफ और उन प्रॉब्लम से लड़ना इज आर्ट ऑफ लाइफ। तुमने ये कोट नहीं सुनी है? विद्या कुछ कहती उससे पहले वाई रावत कहता है, लाइफ गॉड की तरफ से गिफ्ट होता है, इसलिए इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए।
एंजॉय करना चाहिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम से टूटकर अपनी लाइफ को खत्म नहीं करना चाहिए। देखो इन बच्चों को रोज अपनी लाइफ से फाइट करते हैं और तुम हो कि एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए मरना चाह रही हो। विद्या लाउडली क्राइंग कहती है तो मैं क्या करूं, मुझे युवान नहीं पसंद है, उसे कोई नहीं समझ सकता है वो कब क्या कर दे। कुछ पता नहीं चलता है, कभी हनी की तरह मीठा हो जाता है तो कभी हनी भी मधुमक्खी की तरह काटने लगता है। उसके दिमाग में कब क्या चलता है कोई नहीं जानता है और मुझे समझ नहीं आता है कि उसने मुझे अपने साथ क्यों रख रखा है। लाउडली क्राइंग, मेरी जिंदगी में पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है और सुसाइडल थॉट बलून आ रहे हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है। लाउडली क्राइंग। विद्या को रोते हुए देखकर वाई रावत उसे अपनी बाहों में भर लेता है और विद्या को चुप कराने लगता है। वाई रावत कहता है, प्लीज डोंट क्राई क्यूटू, ये दुनिया ऐसी ही है, जो जैसा होता है वो वैसा दिखता नहीं है, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। विद्या सिसकते हुए कहती है, मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। लाउडली क्राइंग। वाई रावत विद्या को देखकर कहता है, सबको यही लगता है कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। लुक। विद्या वाई रावत को देखती है तो वाई रावत विद्या का हाथ पकड़कर एक छोटी सी बच्ची के पास ले जाता है और कहता है, देखो इसे, इसकी उम्र कितनी है। वो छोटी सी बच्ची कहती है 5 years old। वाई रावत कहता, बेटा अपनी कैप रिमूव करो। वो छोटी सी बच्ची अपना कैप रिमूव करती है। विद्या देखती है कि उसके सिर पर एक भी बाल नहीं है। वाई रावत कहता है, इसे कैंसर है और पता है ये अकेले इस बीमारी से लड़ रही है। विद्या उस छोटी सी बच्ची को देखती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। वाई रावत एक दूसरे बच्चे को लेकर आता है और कहता है, बेटा आपकी एज कितनी है। वो बच्चा कहता है 4 years old। वाई रावत कहता है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। वो लड़का क्यूट सा चेहरा बनाकर कहता है, मेरे मम्मा पापा मुझे लेने कब आएंगे। विद्या लाउडली क्राइंग की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो उस बच्चे को देखने लगती है। वाई रावत विद्या को देखकर कहता है, देख लिया, या और भी बच्चों को पकड़ कर लाऊं। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब अपनी अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। विद्या कहती है, मैं इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। वाई रावत स्माइल करते हुए कहता है, इनके लिए बाद में करना, फिलहाल तुम खुद के लिए कुछ करो। विद्या क्यूट सा चेहरा बनाकर कहती है, मतलब। वाई रावत अपने रुमाल से विद्या के आंसुओं को साफ करता है और कहता है, पहले अपने दिमाग से मरने का ख्याल निकाल दो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर इन सारे बच्चों की हेल्प कर सकती हो। वाई रावत की बात सुनकर विद्या को भी लगता है कि हाँ ये सही होगा, जीने की वजह भी मिल जाएगी और विद्या इनकी हेल्प भी कर सकेगी। वाई रावत को किसी का कॉल आता है और वो विद्या को देखकर कहता है, बाय हैंड वेविंग टेक केयर, पार्टी में मिलते हैं, स्माइल विद हॉर्न्स। वाई रावत एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए चला जाता है। विद्या को किसी का कॉल आता है और विद्या जल्दी कॉल उठा लेती है और कहती है, हाँ गौरव तुम कहाँ हो, जल्दी से पार्क में मिलो, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। चैप्टर 15। विद्या, अगर आज तुमने मरने की कोशिश की होगी ना तो मैं तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। अब तक हमने पढ़ा। वाई रावत को किसी का कॉल आता है और वो विद्या को देखकर कहता है, बाय हैंड वेविंग टेक केयर, पार्टी में मिलते हैं, स्माइल विद हॉर्न्स। वाई रावत एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए चला जाता है। विद्या को किसी का कॉल आता है और विद्या जल्दी कॉल उठा लेती है और कहती है, हाँ गौरव तुम कहाँ हो, जल्दी से पार्क में मिलो, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अब आगे। विद्या अपने आंसुओं को पोंछती है और गौरव से मिलने चली जाती है। गौरव पार्क में खड़ा था और विद्या भी जल्दी ही आ जाती है। गौरव कहता है, विद्या तू कहाँ गायब हो गई थी, मैंने कितना कॉल किया लेकिन तू तो कॉल ही नहीं उठा रही थी। विद्या गौरव को सारी बातें तो नहीं लेकिन कुछ कुछ बातें बता ही देती है। गौरव सब सुनकर कहता है, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं, इसलिए मुझे तेरे घर पर अंकल आंटी नहीं मिले थे, अब समझ में आया। विद्या कहती है, गौरव सुनना, मुझे वाराणसी की 15 साल पुरानी मिसिंग रिपोर्ट चाहिए, हो सकता है उसमें मेरे पेरेंट तारांकन एस के बारे में कुछ पता चल जाए। गौरव कहता है, मुश्किल है बट मैं भाई से हेल्प लेता हूँ, उनकी पोस्टिंग वाराणसी में ही हुई है। विद्या कहती है, ग्रेट, अब एक काम कर, इस ब्रासलेट में बने लोगों को फाइंड आउट कर सकता है,
इस वाईआर के लोगों का पता चल जाता तो हेल्प हो जाती है। आखिर ये वाईआर है कौन जो मेरे पिछली जिंदगी से जुड़ा है। गौरव उस ब्रेसलेट को देखकर कहता है, यार विद्या ये तो एंटीक पीस लगता है, मतलब ये देखने से ही महंगा लग रहा है। कहीं तो किसी राजा की बेटी तो नहीं है और वाराणसी में वाटरफॉल में दूसरे राज्य के सैनिकों ने तेरे पापा पर हमला कर दिया और तू अपने राज्य से बहते हुए आ गई। विद्या गौरव को ऐसे देखती है मानो वो किसी पागल इंसान को देख रही हो। विद्या कहती है, गौरव यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। गौरव हंसते हुए कहता है, ओ मेरी जान मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। विद्या कहती है, मजाक छोड़ो काम पर लगो, मेरे पास सिर्फ 6 महीने ही हैं। गौरव विद्या से कहता है, मतलब तेरे पास 6 महीने हैं। विद्या कहती है, मतलब कि 6 महीने बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं स्विट्जरलैंड चली जाऊंगी। गौरव कहता है, तूने डिसाइड कर लिया है, अब तू सच में चली जाएगी। विद्या कहती है, अब यहाँ रहने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है, बाबा का सपना पूरा करने के लिए मुझे स्विट्जरलैंड जाना ही होगा। गौरव विद्या से बातें करने लगता है कि ब्रेसलेट के अलावा भी कुछ है क्या। विद्या नो कहती है तो गौरव उससे कुछ डिटेल्स लेने लगता है। विद्या अपना फ़ोन निकालकर गौरव को दिखाने लगती है, तभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। विद्या अब गौरव को देखकर कॉलेज के बारे में पता करने लगती है। तारांकन _ तारांकन, अनाथ आश्रम तारांकन, कुमुदिनी जी और रघबीर जी आश्रम के फाउंडर से मिलने के बाद बच्चों के पास चले जाते हैं। सारे बच्चे कुमुदिनी जी और रघबीर जी को देखकर बहुत खुश थे और सब लोग कुमुदिनी जी को माँ कहकर बुला रहे थे। सारे बच्चों से बात करने के बाद कुमुदिनी जी आसपास अपनी नज़र घुमाकर विद्या को ढूंढती है, लेकिन उन्हें विद्या कहीं नहीं दिखती है तो वो रघबीर जी को बताती हैं। रघबीर जी आसपास के लोगों से पता करते हैं तो एक छोटी सी बच्ची कहती है, दीदी तो चली गई। कुमुदिनी जी विद्या को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकालती है, लेकिन उनके पास तो विद्या का नंबर ही नहीं था, इसलिए वो युवान को कॉल करती हैं। युवान अभी मीटिंग अटेंड कर रहा था और वहाँ बिल्कुल सर्द माहौल बना हुआ था और नवीन युवान को देख रहा था जो गुस्से से सबको जला देने वाली नज़रों से घूर रहा था। युवान की आंखों में अभी सबको आग नजर आ रही थी, क्योंकि उस दिन जो फैक्ट्री जली थी इसकी डिटेल तारांकन एस युवान को मिल गई थी और उसे जलाने के लिए ऑफिस के स्टाफ ने ही हेल्प की थी। युवान कहता है, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, अगर तुम सबने नहीं बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सब थर थर कांप रहे थे और तभी युवान का फ़ोन बजने लगता है और युवान अपने फ़ोन के स्क्रीन को देखता है जिसमें तारांकन नानी माँ तारांकन फ्लैश हो रहा था। नवीन पीछे ही खड़ा था युवान के, इसलिए वो भी देख लेता है और चैन की सांस लेता है। युवान कॉल पिक करता है और कहता है, हाँ नानी माँ कोई काम था। कुमुदिनी जी परेशान होते हुए कहती हैं, बेटा विद्या कहीं मिल नहीं रही है। युवान थोड़ा साइड होते हुए कहता है, मिल नहीं रही है का क्या मतलब है, वो तो आपके साथ ही थी ना। कुमुदिनी जी कहती हैं, हाँ लेकिन हम अंदर फाउंडर से बात करने के लिए गए, तब तक विद्या कहीं चली गई है और मेरे पास उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है, तो उससे बात नहीं हो पा रही है। तू पता करना कि विद्या कहाँ है, क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा है। फेयरफुल। युवान कहता है, रिलैक्स नानी माँ, मैं ढूंढता हूँ उसे, आप परेशान मत होइए। कुमुदिनी जी कहती हैं, जल्दी ढूंढकर बता मुझे। युवान बस हम कहता है। अब युवान सबकी तरफ पलटता है। युवान सबको देखकर कहता है, आउट। सारे अपनी जान की सलामती के लिए ऊपर वाले को थैंक्स कहते हैं और चले जाते हैं। युवान विद्या को कॉल करता है, लेकिन विद्या कॉल ही नहीं उठाती है। उठाती भी कैसे, फ़ोन तो स्विच ऑफ है। स्मर्क। युवान विद्या को कॉल करता है तो उसे एक रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई देती है। तारांकन, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तारांकन ~, द नंबर यू हैव डायल इज करंटली स्विच ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर ~। युवान को अभी विद्या पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपना फ़ोन पटक देता है। नवीन तो बस बेचारा अपनी जान की सलामती के लिए मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझ जैसे कुंवारे लड़के पर थोड़ा तो तरस खाए, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है और बॉस है कि पता नहीं किसका गुस्सा अपने फ़ोन को पटक कर निकाल रहे हैं।
अगर आज मैं बच गया ना तो पक्का मैं 101 नारियल चढ़ाने आऊंगा, आई प्रॉमिस। बस आज के लिए बचा लो प्लीज, मुझ जैसे मासूम से इंसान पर थोड़ी तो रहम खाओ, भगवान जी प्लीज बचा लो। युवान नवीन को देखकर कहता है, जल्दी से विद्या का लोकेशन ट्रेस करके बताओ कि आखिरी बार उसका फोन कहाँ एक्टिव था। नवीन जल्दी से कहता है, ओके बॉस अभी पता करता हूँ। नवीन जल्दी से किसी को कॉल करता है और कहता है, अभी अभी मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा है, जल्दी से लोकेशन ट्रेस करके बताओ। कुछ ही मिनटों में सामने से कॉल आती है और नवीन कहता है, बॉस विद्या मैडम वाटरफॉल के बगल में जो पार्क है वहां पर उनका लास्ट टाइम फोन एक्टिव था। युवान के कान में सिर्फ वाटरफॉल ही गया और वो दौड़ते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाता है। नवीन खुश होते हुए कहता है, थैंक गॉड, अब मैं अगले सोमवार आपको जरूर 101 नारियल चढ़ाऊंगा, आई प्रॉमिस। युवान अपनी कार निकालता है और स्पीड में अपनी कार को हवा से बातें कराने लगता है। युवान गुस्से से अपने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लेता है और गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, विद्या अगर आज तुमने फिर सुसाइड अटेम्प्ट किया होगा ना तो आई स्वेयर मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। युवान कुछ ही देर में पार्क पहुंच जाता है और दूसरे गेट से एंटर करके आसपास अपनी नजरें दौड़ाता है और वाटरफॉल की तरफ चला जाता है। वहां पर कुछ लोगों की भीड़ थी जिन्हें देखकर युवान का दिल धक से रह गया और वो गुस्से में अपने जबड़े भींच कर कहता है, तारांकन 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 तारांकन, विद्या अगर आज तुमने मरने की कोशिश की होगी ना तो मैं तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ूंगा, पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। युवान जल्दी से दौड़कर उस भीड़ को चीरते हुए अंदर जाता है। सामने एक लड़की लेटी हुई थी और उसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। सब लोग बातें बना रहे थे, इतनी छोटी सी उम्र में लोग मर जाते हैं। ओपन माउथ फेस रनिंग डैश, पता नहीं क्या तकलीफ थी इस बच्ची की, पेंसिव फेस की अपनी जान ही दे दी, अभी इसकी उम्र ही क्या है। लाउडली क्राइंग, आजकल के बच्चे भी ना जरा जरा की बात पर जान दे देते हैं। रश्ड फेस, जान कितनी कीमती होती है ये तो आजकल के बच्चे समझते ही नहीं। हम गरीब अपनी जिंदगी से लड़ते हैं ताकि जी सके और आजकल के बच्चे अपनी जिंदगी से लड़कर मर जाते हैं। फेयरफुल। युवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो एक झटके में जाकर उस लड़की के चेहरे पर से कपड़ा हटा देता है और सामने किसी और लड़की को देखकर युवान एक गहरी सांस लेता है और मुंह से छोड़ देता है, ओपन माउथ फेस रनिंग डैश। अब युवान वहां से निकल जाता है और हर तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगता है। तभी उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है जो स्माइल करते हुए किसी से बात कर रही थी। ये और कोई नहीं विद्या थी। युवान का खून खोलने लगता है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर पाउटिंग आ रहा था। युवान की आंखें आग उगल रही थी। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। युवान तेज कदमों से उस तरफ जाने लगता है, तभी उसके सामने से कुछ बच्चे गुजरने लगते हैं और युवान उन बच्चों को साइड करते हुए सामने की तरफ चला जाता है जहां पर से विद्या चली गई थी। युवान आसपास देखता है तो उसे विद्या नजर आती है जो किसी लड़के के साथ हंसते हुए बातें करते हुए जा रही थी। तभी विद्या का पैर स्लिप करता है और उसे गौरव अपनी बाहों में थाम लेता है। युवान सीधे जाकर गौरव के मुंह में एक जोरदार पंच मुट्ठी मार देता है जिससे गौरव संभल नहीं पाता है और लड़खड़ा कर जमीन पर गिरने लगता है। विद्या गौरव की बाहों में ही थी जिस वजह से वो भी डिसबैलेंस होकर गिरने लगती हैं। विद्या गिरती उससे पहले युवान विद्या को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है और खुद से बिल्कुल चिपका लेता है। पाउटिंग। युवान की गुस्से से लाल आंखों को देखकर विद्या सहम फेयरफुल जाती है और वो कहती है, युवान तुम यहाँ, रश्ड फेस। गौरव खड़ा हो जाता है और युवान की तरफ बढ़ता है तो युवान विद्या को इग्नोर करके गौरव का कॉलर पकड़कर उसे एक दो और पंच मुट्ठी मारता है। विद्या युवान को रोकते हुए कहती है, युवान तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। फेयरफुल। युवान गौरव को घूरता पाउटिंग है बेचारा गौरव जिसका मुंह तोड़ दिया था युवान ने मार मार कर। विद्या गौरव के चेहरे पर हाथ रखकर कहती है, गौरव आई एम सॉरी पेंसिव फेस, तुम ठीक हो। गौरव कुछ कहता उससे पहले युवान विद्या का हाथ पकड़कर अपने करीब कर लेता है और गौरव को घूरते हुए कहता है, मेरी बीवी से दूर रहो वरना अगली बार मुंह नहीं बॉडी का हर एक पार्ट तोड़ तोड़कर जानवरों को खिला दूंगा। पाउटिंग। युवान ने हर एक वर्ड को अपने दांत पीसते हुए कहा था। विद्या कहती है, युवान ये क्या
रश्ड फेस फेयरफुल। युवान विद्या को घूरते हुए कहता है और तुम चलो मेरे साथ। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। गौरव बेचारा जिसकी हालत गंभीर थी और ऊपर से विद्या भी उसके पास नहीं थी। विद्या गौरव को देखते हुए कहती है गौरव तुम हॉस्पिटल चले जाओ, मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। युवान विद्या का हाथ कसकर पकड़ लेता है और कहता है लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, घर चलो, मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाता हूँ। युवान विद्या को कामे लगभग धक्का दे देता है और अपनी नानी माँ को कॉल करके बिल्कुल कोल्ड वॉइस में कहता है नानी माँ विद्या मेरे पास है, हम लोग घर जा रहे हैं, आप लोग मंदिर में दर्शन करके आराम से घर आइएगा, ओके बाय। हैंड वेविंग। युवान बिना विद्या को देखे अपनी कार तेज रफ्तार में घर की तरफ मोड़ देता है और कुछ ही देर में युवान की कार रायचंद मेंशन के बाहर थी। युवान कार से उतरता है और विद्या का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए अपनी रूम की तरफ चला जाता है। युवान का रूम तारांकिन। युवान विद्या को देखकर कहता है मैंने तुम्हें कल मना किया था ना कि तुम मेरे अलावा किसी भी लड़के को नहीं देखोगी, तो फिर तुम क्यों गई थी उस लड़के से मिलने के लिए। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। विद्या कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो मेरा दोस्त है और मैं उससे मिलकर रहूंगी, तुम मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते हो। युवान कहता है दोस्त हाँ दोस्त ही है, या फिर मैं तुम्हें उस रात सैटिस्फाइड नहीं कर पाया और तुम उसके साथ। हैंड वेविंग। तड़ाक। हैंड वेविंग की आवाज के साथ कमरे में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि विद्या ने युवान को एक जोरदार थप्पड़ मारा था। विद्या युवान का कॉलर पकड़कर अपने करीब करते हुए कहती है हैवान, घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की। पाउटिंग पाउटिंग। युवान विद्या को अपनी आग उगलती नजरों से घूरते हुए कहता है पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। गलती तुम करो और थप्पड़ भी तुम मुझ पर उठाओ। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। विद्या अब युवान को देखकर सहम जाती, फेयरफुल रश्ड फेस फेयरफुल, और उसकी आंखों में नमी आ जाती है, लाउडली क्राइंग। युवान विद्या को वॉल से सटा देता है और कहता है अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। फेयरफुल फेस फेयरफुल फेस फेयरफुल फेस।